यहाँ पे बताया जा रहा है, देखिए ये सब आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। NaCl का 0.1 मोलारिटी, जलीय विलयन का प्रसरण दाब ग्लूकोज के 0.1 जलीय घोल के प्रसरण दाब का कितना गुना है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आधा, बराबर, दुगना ऐसे करके रहता है, समझ गए। तो आपको यहाँ पे देखना है कि NaCl का 0.1 मिलियन, ग्लूकोज का 0.1 मिलियन के प्रसरण दाब कितना गुना होगा। तो दोनों में आप देख रहे हैं कि मोलारिटी है जो सेम है, नहीं, दोनों में मोलारिटी है जो आपको दिखाई दे रहा है कि सेम है, यानी कि यहाँ पे भी NaCl में भी 0.1 है और ग्लूकोज में भी 0.1 है। तो NaCl में भी 0.1 और ग्लूकोज में भी C6H12O6 में भी 0.1। तो जब इसका हम प्रसरण दाब निकालेंगे तो प्रसरण दाब इसका इससे दुगना हो जाएगा, ठीक ना, इससे इसका क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, यानी कि ये हमारे पास सही आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। निम्न में कौन आयन जलीय घोल में सबसे अधिक अस्थायी होते हैं। निम्न में कौन आयन जलीय घोल में सबसे अधिक अस्थायी होते हैं। क्वेश्चन एक बार आप लोग देख लो, जो आप लोग को आ रहा है तो आप लोग इसको बना लो, ठीक है, बनाओ एक बार, देख लो क्वेश्चन को, क्वेश्चन पे दिमाग लगाओ, क्वेश्चन पे दिमाग लगाइए। निम्न में कौन आयन जलीय घोल में सबसे अधिक अस्थायी है। तो आपके पास ऑप्शन में इसका हो जाएगा बी, इसके पास ऑप्शन हो जाएंगे क्या चीज आपका बी, ठीक है, ये बी वाला ऑप्शन को सही मान लो। क्रोमियम +3 होगा, क्रोमियम +3। फिर देखिए जलीय विलयन में किस, क्वेश्चन नंबर 13, जलीय विलयन में किस क्षारीय धातु का सबसे अधिक अवकारक शक्ति होता है। तो बताइए जलीय विलयन में किस क्षारीय धातु का, तो क्षारीय धातु इनमें से कौन है, सबसे पहले ये पहचानो। आप लोग को पता है क्षारीय धातु की अगर हम बात करते हैं तो क्षारीय धातु के अंतर्गत कौन कौन आता है। आपको पता है कि ग्रुप 1 जो होते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में ग्रुप 1 होता है, इसको हम लोग क्षारीय धातु के नाम से जानते हैं। अब ये जो क्षारीय धातु होते हैं इसमें आता है हम लिए, नाजिया, कब, रब, से, फरियाद। तो इसमें बताइए हाइड्रोजन तो नहीं होगा क्योंकि ये एक्सेप्शन होता है। लिथियम आपके पास क्षारीय धातु है, पोटेशियम आपके पास, सीजियम आपके पास, सोडियम आपके पास है। तो इसमें क्षारीय धातु तत्व में देखा गया कि सभी क्षारीय धातु के अंतर्गत तो आ रहे हैं, लेकिन इसमें अवकारक शक्ति किसके पास अधिक होगा। तो अवकारक शक्ति की अगर बात करते हैं तो आप लोग खुद जानते हैं कि अवकारक शक्ति में जिसका आकार छोटा होता है, तो इसमें आकार सबसे ज़्यादा छोटा किसका होगा, इसका होगा, ऐसे 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 ऐसे। तो बताइए, क्योंकि इसका 3 होता है, 11 होता है, 19 होता है और कुछ कुछ होते हैं ध्यान में नहीं, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर आपका 3 होता है। तो ये ऑप्शन लिथियम आपका सही हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि अवकारक शक्ति अगर पूछे क्षारीय धातु का, या तो फिर ऐसे भी डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन दे देता है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पास ही रहता है डायरेक्ट ऐसे, इनमें से किस क्षारीय धातु का सबसे अधिक अवकारक शक्ति होता है। तो अवकारक शक्ति किसके पास होता है सबसे अधिक, तो ये लिथियम आपके आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 एक बार देख लो। सांद्रण इकाई जो ताप क्रम से स्वतंत्र है, ये क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए और इसमें आप देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, सांद्रण इकाई जो ताप क्रम में स्वतंत्र है, यानी कि जिस पे ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
तो बताइए, मोललता पे तो ताप का प्रभाव पड़ता है, सामान्यता पे भी पड़ता है, मोललता पे नहीं पड़ता है, और ये द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या चीज कि सांद्र निकाय जो तापक्रम में स्वतंत्र है, तो तापक्रम से स्वतंत्र जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोललता कहते हैं। तो ये आंसर आपका सही हो जाता है, मोललता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे देखिए 35 डिग्री सेल्सियस पर 1.84 ग्राम सीसी एवं 98 सूजल ऐसे घोल की मोललता क्या होगी। देखिए हमारा कहना है कि ज़्यादा न्यूमेरिकल आपको आएगा नहीं, ठीक है, और न्यूमेरिकल बनाने में आपके पास ऑप्शन दे दिया है बहुत ज़्यादा। 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, जिसमें से आपको 35-40 क्वेश्चन बनाना है। तो न्यूमेरिकल में अगर आपको आ रहा है तो सही है, अगर नहीं आ रहा है तो टाइम पास आप मत करिए, डायरेक्ट क्वेश्चन छोड़ करके आगे बढ़िए। न्यूमेरिकल सही बात है कि अगर बनाते हैं तो सटीक आंसर होता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो चीज़ आपको आगे आ रहा हो छूट जाए, समझ गए, तो उसको फटाक से आप लिख करके ये कर दीजिए, ठीक ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, अनुसंख्य गुणधर्म विधि से प्रोटीन तथा बहुलक का अनुभार ज्ञात करने का सर्वोत्तम विधि क्या है। अनुसंख्य गुणधर्म विधि से प्रोटीन तथा बहुलक का अनुभार ज्ञात करने का सबसे इंपॉर्टेंट विधि कौन है, सर्वोत्तम विधि कौन है। चलिए इसमें से बताइए कौन कौन जिससे बनेगा, जल्दी जल्दी आंसर को टिक मारिए और ऑप्शन में नाम दीजिए। ऑप्शन में टिक मारिए सब लोग। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए इसमें आंसर कौन हो जाएगा, प्रासरण दाब। प्रासरण दाब बराबर बताए थे पाई बराबर CRT, पाई बराबर CRT, और ये इसी फार्मूला को हम ऑस्मोटिक प्रेशर भी बोलते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होता है CRT, ठीक है। तो अनुसंख्य गुणधर्म जो होते हैं ये सभी तो आपको पता होगा कि सभी अनुसंख्य गुणधर्म हैं। प्रसरण दाब है, बाष्प दाब का अवनमन है, हिमांक का अवनमन है, क्वथनांक का उन्नयन है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे बात बता रहा है कि प्रोटीन और बहुलक का अनुभार ज्ञात करने का सर्वोत्तम विधि कौन होता है। तो बताइए सर्वोत्तम विधि प्रोटीन और बहुलक का अनुभार ज्ञात करने का कौन होता है, तो आपका प्रसरण दाब होते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ को एक बार गौर से सुन लीजिएगा, याद हो जाएंगे। हम लोग न्यूमेरिकल पे काम नहीं करेंगे, डायरेक्ट थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन है उस पर देखेंगे जरा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, क्योंकि बहुत सारा इसमें क्वेश्चन आपका उसी टाइप का दिया हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो इंपॉर्टेंट है उसी को हम करवाएंगे, न्यूमेरिकल कुछ भी दे सकता है। एक यूरिया वाला करवा देंगे जो 5% यूरिया करके देता है, वो हमेशा पूछता है। बाकी इतना न्यूमेरिकल पे ध्यान मत दो, ठीक है, बिहार बोर्ड के खास करके विद्यार्थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पे बोल रहा है कि विलयन जिसमें प्रसरण दाब समान ताप पर समान होते हैं कहलाते हैं। बताइए प्रसरण दाब समान ताप पर समान होते हैं, विलयन जिसमें समान ताप पर समान होते हैं उसे क्या कहते हैं। सोच के बताओ जल्दी जल्दी सब लोग। 23 क्वेश्चन नंबर 23, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद देखो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, बताओ। देखिए विलयन जिसमें प्रसरण दाब समान ताप पर समान होते हैं, याद है समप्रसारी के बारे में बताए थे, यानी कि समान ताप की और समान, अगर आपके पास प्रसरण दाब समान ताप पर समान होने की बात करें तो हम लोग कहेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये आपका इक्वल टेम्परेचर पे एकदम इक्वल होता है, उसको हम कहते हैं समप्रसारी। इसका नाम में ही देखो लिखा हुआ है समप्रसारी। सम मतलब बराबर, प्रसारी मतलब आप कह सकते हैं क्या चीज, प्रसरण दाब। ऐसे समझने के लिए बता रहे हैं, प्रसारी मतलब प्रसरण, यानी कि प्रसरण दाब समान ताप पर समान हो उसे हम समप्रसारी के नाम से जानते हैं। चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिखना है लिख लीजिए, याद करना है याद कर लीजिए, ये आपका VVI क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर।
निम्नलिखित में हमको लग रहा है कि सिर्फ वीडियो देखने से आपको कुछ नहीं होगा जब तक कि आप कॉपी कलम लेकर के बैठोगे नहीं, ठीक है। कॉपी कलम लेकर के बैठोगे उसके बाद आपका कुछ बेहतर हो सकता है, ठीक ना, क्योंकि 12th क्लास में बहुत सारा वर्डन होता है, बहुत ज़्यादा चैप्टर पढ़ने होते हैं, तो इस कारण से समस्या हो सकती है। देखिए निम्नलिखित में से किसमें बिलियन का अनुसंख्य गुण धर्म नहीं है? बिलियन का अनुसंख्य गुण धर्म नहीं है तो आप खुद बता सकते हो। आपको पता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन होते हैं और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन नहीं होते हैं, तो इसमें आप खुद चुन लो। हिमांक का अवनमन सही है, वाष्प दाब का अवनमन भी सही है, और यहाँ पे पृष्ठ तनाव नहीं है, प्रसरण दाब है। तो बताइए अनुसंख्य गुण धर्म के अंतर्गत ये 3 आते हैं, ये बी नहीं आता है, तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तुम लोग क्या मारा है? सही है, ठीक है, ठीक है। अब बताइए, देखिए ये सब छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव आप याद कर सकते हो, इस पर कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं होता है कि यूरिया का 0.6% जलीय विलयन किसके संप्रसारी होगा, तो यूरिया का 0.6 जलीय विलयन किसके संप्रसारी होंगे, तो 0.1 m ग्लूकोज का, 0.1 m ग्लूकोज का आपका राइट आंसर हो जाएगा 0.1 m ग्लूकोज का, ठीक है। तो यूरिया का ये सब क्वेश्चन है जो आप माइंड में एक बार सेट कर ले कि यूरिया का 0.6% जलीय विलयन किसके संप्रसारी होगा, तो किसके संप्रसारी होगा, तो 0.1 ग्लूकोज का, 0.1 m ग्लूकोज का, क्योंकि यहाँ पे अभी जस्ट हम बताए थे कि संप्रसारी में ऑस्मोटिक प्रेशर में आपको बताया गया था कि 0.1 m यहाँ पर NaCl का था, 0.1 m आपके पास ग्लूकोज का था। तो आपको पता है कि 0.1 यहाँ पे संप्रसारी की बात कर रहा है, तो यूरिया का और ये ग्लूकोज का आपस में ये क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि 0.1 m आपका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित जलीय, अच्छा नलिखित लिख दिया है, वो तो मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। अब बताइए 27 नंबर क्वेश्चन को, निम्नलिखित जलीय विलयनों में उच्चतम क्वथनांक का विलयन है, निम्नलिखित जलीय विलयनों में उच्चतम क्वथनांक का विलयन होगा। बार बार आपको बोल रहे हैं यहाँ पे MgCl2 ग्लूकोज यूरिया सब में उतना ही दिया हुआ है। अब किसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा ये देख लो आप खुद, इसको बताओ सब लोग। बताओ मॉलिक्यूलर मास से चेक करोगे? क्वथनांक को तो बताए थे मॉलिक्यूलर मास से चेक करने के लिए, लेकिन एक्चुअली लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ होगा। यहाँ पे देखिए NaCl है, ठीक है, सब में तो ये बराबर दिया है 1, 0.01, 0.01, 0.01 मोलारिटी एकदम बराबर, सिर्फ चेंज कर दिया है यहाँ पे ना कि ये NaCl है, यूरिया है, MgCl2 है और ये आपका ये दे दिया है। तो देख लो इसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा तो मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का होता है, तो इसका होना चाहिए, लेकिन इस टाइप से नहीं सोचेंगे इस क्वेश्चन को, कुछ अलग टाइप से। जलीय विलयन में उच्चतम क्वथनांक का विलयन, तो उच्चतम क्वथनांक का विलयन किसका होगा? 27 का, बताओ जल्दी। 27 का MgCl2 सही है, हाँ बड़ी अच्छा है। ये आ गया 0. ये आंसर आ जाएगा 0.01 m MgCl2। एक नज़र देख लोगे आपको याद हो जाएगा। 4 ऑप्शन में NaCl, यूरिया, MgCl2, ग्लूकोज दिया हुआ है, नमक दिया हुआ है, यूरिया दिया हुआ है, मैग्नीशियम क्लोराइड ग्लूकोज दिया हुआ है। ऐसे भी आप देख सकते हो कि ग्लूकोज को हम खा पी सकते हैं, NaCl को भी खा पी सकते हैं, यूरिया है जो हमारा खेतों में काम आता है, और MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड एक प्रकार का लवणीय सब्सटेंस होते हैं, ये मृदा धातु के रूप में, ठीक ना, क्षारीय मृदा धातु के रूप में एक लवण बनाता है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर सही, ठीक है। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये तो त्रिज्या अनुपात सबको उसमें मिला था ना। बिलियन में विलय की मोललता किस यूनिट में व्यक्त की जाती है? चलिए क्वेश्चन ये सब चीज एकदम VVI है जो बता रहे हैं, ठीक है, ये सब चीज एकदम VVI है। बताइए बिलियन में विलय की मोललता किस यूनिट में व्यक्त होती है? बताओ, सब चैप्टर पढ़ाया हुआ है फिर भी तुम लोग नए कर रहे हो, कैसे होगा काम? हाँ, मोललता की बात बोल रहा है, विलय की मोललता याद करो वो दिन याद करो वो दिन जहिया तू हमार रहलू ना, कोई गाना है ना ऐसे, याद करो वो दिन जब तू हमार रहलू। मोलालिटी
मोललता को कहते हैं। मोलल्टा में क्या आता है डी, तेजी आता है। तो मोल पर लीटर, मोल पर केजी, मोल पर केजी होता है। तो बताइए मोल पर केजी कहाँ पे आ रहा है, मोल पर केजी विलायक की बात करेगा ना, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मोल किलोग्राम विलायक, मोल किलोग्राम विलायक, मोल किलोग्राम विलायक। मोलालिटी को हम लोग एम से डिनोट करते हैं और इसको होता था मोल लीटर, बार बार आ जा रहा है, मोल पर केजी। तो मोल पर केजी किसका चेक करते थे हम लोग, विलायक का। तो ऑप्शन ये हो जाएगा सही, कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। देख लो एक बार क्वेश्चन को। सिल्वर क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड विलयन में विलेयता समान ताप पर उसकी जल में विलेयता से कम होती है, इसका कारण क्या है। सिल्वर क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड विलयन में विलेयता समान ताप पर उसकी जल में विलेयता कम होती है, इसका क्या कारण है, बताइए क्या कारण है। सम आयन प्रभाव, ये तो हमको भी क्वेश्चन जैसा लग रहा था। हाँ ठीक है, बी है सही आंसर, बी है सही आंसर, ठीक है, बी है सही आंसर इसका। सिल्वर क्लोराइड AgCl, सोडियम क्लोराइड NaCl विलेयता में समान ताप दिया गया है और उसकी जल में विलेयता से कम होती है, इसका कारण क्या चीज़ है, सम आयन प्रभाव। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन आपका सही है इसमें। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 सबका लिस्ट बना चुके हैं हम, कौन कौन है जो इम्पॉर्टेंट है, कौन कौन इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। देखिए हाँ, क्वेश्चन नंबर 37, रॉल्टे के नियम के अनुसार वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन किसी से अवाष्पशील, तो किससे अवाष्पशील होता है बताइए। विलायक के प्रतिशत के बराबर, विलायक के मोल प्रभाज के बराबर, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर, नहीं, ये ऑप्शन इसका ये वाला हो जाएगा, ये वाला सी हो जाएगा। तो इसको हम लोग टिक मार देंगे यहाँ पे कि रॉल्ट्स के नियम जो है वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन की बात करता है, तो किसी से अवाष्पशील होगा, विलायक के प्रतिशत के बराबर होता है, विलायक के प्रतिशत के बराबर होता है। अगर कंफ्यूजन लग रहा है तो एक बार आंसर चेक कर लो, इसको जरा देख लो। बी, अरे बी वही तो हमको भी कंफ्यूजन हो रहा था, तब तो हमने चेक किया, कह रहे इस टाइप का कुछ मिला ही नहीं है और इसमें आ रहा है। तो चलो रॉल्ट्स के नियम, अच्छा रॉल्ट्स के नियम तो बताएं, पिछले क्लास में तो बताए ही थे कि मोल प्रभाज के बराबर होता है ना। तो चलो ये आंसर आपका सही हो जाएगा, ये वाला आंसर बी नंबर में सही हो जाएगा कि विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं। रॉल्ट्स के नियम कोई भी कहे, रॉल्ट्स के नियम में बस ये वाला फंडा याद रखना कि विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। रॉल्ट्स नियम में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 41 एक इंपॉर्टेंट है, चलो देखते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर, हाँ, प्रसरण दाब की इकाई, चलिए बताइएगा। ये ऑस्मोटिक प्रेशर में बताए थे कि आपके पास बताया गया था, सॉरी अरे आदत नहीं है तो जरा सा दिक्कत हो जाता है, कि ये प्रसरण दाब है। अब ये प्रसरण दाब की अगर बात करते हैं तो प्रसरण दाब जो है, प्रसरण दाब को ऑस्मोटिक प्रेशर में बताया गया था कि इसका जो भी वैल्यू आता था वो ATM में होता था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब, ठीक ना। तो बताइए प्रसरण दाब की इकाई इनमें से कौन हो जाएगा, ये तो नहीं होगा, कैलोरी भी नहीं होगा, सेंटीमीटर ये भी नहीं होगा, ATM इसका सही आंसर है। तो प्रसरण दाब का इकाई क्या होता है, ATM होते हैं, ठीक है। ये तो MEV, कैलोरी, ये सब वसा उसा का होता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब इम्पॉर्टेंट 42,
हाँ सब कर देंगे ना, बहुत सारा क्वेश्चन है लेकिन उतना क्वेश्चन करवाएंगे तो सिर्फ टाइम पास होगा, तो इसलिए मेन क्वेश्चन का लिस्ट हम बना लिए कि इसमें से कौन कौन है विद्यार्थी को कराया जाए जिससे उसका रिजल्ट बेहतर हो जाए। अंडा के सबसे बाहरी कड़ा सेल को तनु HCl से हटाकर NaCl तनु विलयन में डालने से क्या होगा। मान लिया जाए कि आपके पास एक अंडा है, ठीक है, ध्यान देना, एक अंडा है, अंडा के सबसे बाहरी कड़ा सेल यानी कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, सेल को तनु HCl से हटा करके NaCl तनु विलयन में डाल दिया जाए, HCl में न डाल करके NaCl में डाल दिया जाए, यहाँ पे NaCl की उपस्थिति है, तब क्या होगा। चलो अब बताओ, यहाँ पे अंडा फूल जाता है, अंडा सिकुड़ जाता है, अंडा में आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अंडा पहले सिकुड़ जाता है फिर फूल जाता है। चलिए बताइए, कड़ा सेल को तनु HCl से हटा करके NaCl में डालेंगे, यानी अंडा को NaCl में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये धीरे धीरे सिकुड़ जाएगा, धीरे धीरे, और क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, क्योंकि NaCl ये कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा, ये NaCl जो है इसके साथ ये रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने के बाद ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे सिकुड़ करके वो हो जाएगा। तो चलिए एकदम अंडा वाला याद कर लेना कि अंडा को जब अंडा जो होता है, अंडा को बाहरी कड़ा सेल को तनु HCl में न डाल करके हम NaCl में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, अंडा सिकुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब इम्पॉर्टेंट 48 कहाँ चल गया रे। 48 निम्नलिखित में कौन सा अनुसंख गुण धर्म है। अनुसंख गुण धर्म कौन है इसमें से बताओ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन है इनमें। 48 का बताओ कौन है इसमें। क्वथनांक है, क्वथनांक है नहीं है, बाष्प दाब है नहीं है, हिमांक है नहीं है, प्रसरण दाब है। क्योंकि बताइए अनुसंख गुण धर्म 4 होते हैं लेकिन क्वथनांक से रिलेटेड जुड़ा हुआ होता है, बाष्प दाब से जुड़ा हुआ होता है, हिमांक से जुड़ा हुआ कुछ चीज होते हैं, लेकिन परफेक्टली इसमें सिर्फ ये है, प्रसरण दाब है यानी ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो इस प्रकार से आप बातों को स्टडी में ले लें। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 49 इंपॉर्टेंट है, एक बार तुम लोग देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 49 समप्रासरी विलयन में समान होती है। समप्रासरी विलयन में समान होती है, तो समप्रासरी विलयन में समान क्या होती है। समान बताए थे ना कि ऑस्मोटिक प्रेशर समान ताप पे समान होना, ठीक है, वो समप्रासरी कहलाता है। तो समप्रासरी में ऑस्मोटिक प्रेशर प्रसरण दाब समान ताप पर समान होना, तो समान ताप पे समान होने की प्रक्रिया को समप्रासरी कहते हैं, यानी कि समान ऑस्मोटिक प्रेशर होंगे। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा बताओ 49 का। चलो आंसर आपका सही है, मोलर सांद्रता जो विद्यार्थी बोल रहे हैं वो उनका आंसर सही है। तो समप्रासरी विलयन में समान होती है कौन, मोलर सांद्रता, ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन की बात कर रहा है, मोलर कंसंट्रेशन की बात कर रहा है। तो मोलर कंसंट्रेशन में आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। और 49 हो गया, 49 के बाद है क्वेश्चन नंबर 57 निकालो, कहाँ गया 57। हाँ चलिए क्वेश्चन खुद आप लोग सोल्व करिए। 57 का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 57 क्या दिया हुआ है कि 1 बिलियन के हिमांक में अवनमन के समय साम्यावस्था इनमें होती है। तो 1 बिलियन के हिमांक में अवनमन के समय साम्यावस्था इनमें होती है। इसको हम लोग बोलेंगे कि द्रव विलायक और ठोस विलायक, सही बात है। द्रव विलायक और ठोस विलेय नहीं, गलत है। द्रव विलेय और ठोस विलेय ये भी गलत होगा, क्योंकि द्रव विलेय है ठोस विलेय है ऐसा कुछ होता नहीं है, मतलब होता है लेकिन इसमें नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपका यही एक बच रहा है, सही होना चाहिए 57। इसको जरा एक बार देख लें, क्या हम भी कंफ्यूज हो रहे हैं, कभी कभी माइंड से उतर जाता है कुछ। ऑप्शन सही है, ठीक है, ये आपका आंसर सही है, कोई समस्या वाली बात नहीं है।
द्रव विलायक हो और ठोस विलायक हो, द्रव विलायक हो और ठोस विलायक हो। तो इस प्रकार से हम ऐसे कुछ अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं 65। अच्छा, जो एकदम इम्पॉर्टेंट है वही दे रहे हो ना, चलो कोई बात नहीं है। 65, मोललता प्रदर्शित होती है, तो ये तो सब कोई जानता है। मोललता के बारे में बताओ तुम, इसका तो आंसर खुद दे दोगे तुम लोग। VVI चीज़ भी है, नॉर्मल देखने में लग रहा है। हम लोग जानते हैं कि एक होता है मोलरता, एक होता है मोलरता और एक होता है आपके पास मोललता। मोललता ये होता है मोल पर लीटर और ये होता है आपके पास मोल पर केजी। तो मोल पर केजी, मोललता में क्या आ जाएगा, केजी वाला आ जाएगा। तो मोल प्रति किलोग्राम, आंसर आपका ये सही है, ये सब गलत है। लीटर में जब आएगा मोल लीटर में, तो इसको तो मोलरता कहते हैं। पूछ रहा है मोललता, मोललता में मोल पर केजी होता है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं 65 के बाद 67। हाँ, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, ताप द्वारा कौन प्रभावित नहीं होता है, ये आगे भी क्वेश्चन मिला था आपको। क्वेश्चन नंबर 67 अभी बताए थे अभी जस्ट इसके कुछ पहले बताए थे, आप ध्यान नहीं दिए थे कि किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो किस पे ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, सामान्यता पे, नॉर्मेलिटी पे पड़ता है, ये मोलरता पे भी पड़ता है, फॉर्मेलिटी पे भी पड़ता है, लेकिन इस पे नहीं पड़ता है, मोललता पे नहीं पड़ता है। तो जो मोललता आपके पास है, ये कहा जाता है कि मोललता जो होता है ये होता है आपके पास मोलालिटी, और ये मोलालिटी पे टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता है, ताप का इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसलिए आपका आंसर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन 79 जो इम्पॉर्टेंट है उसी को हमने यहाँ पे टिक आउट किया है बताने के लिए। ऐसे तो बहुत सारा क्वेश्चन है, इतना क्वेश्चन करोगे तो बाउंस भी करते चला जाएगा। चलिए अब देखते हैं, बिलियन के अनुसंख्य गुणधर्म के वे गुण होते हैं जो निर्भर करते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि बिलियन के अनुसंख्य गुणधर्म वे गुण होते हैं जो निर्भर करते हैं। तो बताइए अनुसंख्य गुणधर्म किस पे निर्भर करता है, केवल कणों की प्रकृति पर, कणों के आकार पे नहीं, कणों के आकार पे नहीं करता है, विलायक के प्रवृत्ति पे भी नहीं करता है, केवल कणों की संख्या पे भी नहीं करता है। ये आपका आंसर सही है, केवल कणों की प्रकृति पे या कणों की संख्या पे, यही दो चीज है आपके पास। ये आपका कणों की संख्या पे, प्रकृति पे नहीं करता है, सॉरी ये हो जाएगा आपका आंसर सही। एक बार हम कंफ्यूज हो रहे हैं, देख लें क्या, डी बोले ना, ये कुछ था, ये है केवल कणों की संख्या पे डिपेंड करता है। तो बिलियन के अनुसंख्य गुणधर्म जो होते हैं ये किन बातों पर निर्भर करता है, तो आप हमेशा याद रखना कि केवल कणों के संख्या पर निर्भर करते हैं, ठीक ना, कणों के संख्या पर निर्भर करते हैं। तो बिलियन के अनुसंख्य गुणधर्म वो गुण होते हैं जो केवल कणों के संख्या पर निर्भर करते हैं, कणों के प्रकृति पे निर्भर नहीं करता है, विलायक के प्रकृति पे निर्भर नहीं करता है, कणों के आकार पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर अब कितना है, 86 का क्या है दिखाओ जरा। 86 का है, हाँ 86 इंपॉर्टेंट है ना। तो 86 में आंसर आ जाएगा आपका ये सी, निम्न में से किस जलीय विलयन का क्वथनांक उच्चतम होता है। तो आप यहाँ पे टिक मार लोगे आराम से, कोई दिक्कत होगा नहीं। Na2SO4 के रूप में, Na2SO4 के रूप में, ठीक है। चलो फिर आपके पास 89, 88 भी एक कहीं क्वेश्चन है शायद, क्या इसमें लिखा हुआ है 88। प्रासरण के दौरान अर्धपराग में झिल्ली में जल का प्रवाह होता है, जल का प्रवाह होता है, मात्रा कम सांद्रता वाले विलयन की ओर से।
तो प्रसरण के दौरान अर्धपरागमय झिल्ली में जल का प्रवाह होता है। ये सब टिक मार लो, आप लोग को एकदम थ्योरी बताया गया है कि प्रसरण के दौरान अर्धपरागमय झिल्ली से जल का प्रवाह होता है कम मात्रा कम सांद्रता वाले विलयन की ओर से उच्च की ओर। ठीक है, उच्च से तो निम्न की ओर होता ही है, वो डिफ्यूजन विसरण की बात होती थी। ये प्रसरण में होता है क्या चीज, प्रसरण में कम सांद्रता से ज्यादा की ओर जाता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर आता है 89। ये 89 में एक बार देख लेते हैं। 89 में क्वेश्चन नंबर ए पोटेशियम सल्फेट, इसका टिक मार लो, सही है ये वाला। चलो यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, अबे हो नहीं रहा है, ये वाला छोड़ हटाओ ना 89। चलो अब आगे आते हैं 90 नंबर। मोल अवनमन स्थिरांक निर्भर करता है। मोल अवनमन स्थिरांक निर्भर करता है। तो मोल स्थिरांक निर्भर, मोल अवनमन स्थिरांक, तो मोल अवनमन स्थिरांक किस पे निर्भर करता है बताओ। क्वेश्चन नंबर 90, विलेय की प्रकृति पे, विलायक की प्रकृति पे, विलयन के वाष्प दाब पे, विलयन की उष्मा पे। तो आप लोग खुद बता सकते हो, बता दो इसको। ये हो जाएगा आपका आंसर विलायक के प्रवृत्ति पे। तो मोल अवनमन स्थिरांक निर्भर करता है विलायक की प्रवृत्ति पर। ठीक है, विलायक की प्रवृत्ति पर। शुद्ध जल की मोलरता कितना होता है आपको पता ही होगा, ये VVI क्वेश्चन है, इस बार पूछा भी है। तो बता दो शुद्ध जल की मोलरता कितना होती है, 55.6 होता है। शुद्ध जल की मोलरता कितना होता है, 55.6। चलो 100 करवा के छोड़ देंगे। ठीक है, फिर आपके पास आता है 92 यानी 92। क्वथनांक पर एक द्रव अपने वाष्प साम्यावस्था में समान दोनों प्रवस्था में स्थित अणुओं के बराबर होता है। क्वेश्चन एक बार आप पढ़ लो, आपको माइंड में ये सेट हो जाएगा। 92 आंतरिक बल, स्थित ऊर्जा, कुल ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो ये हो जाएंगे आपके पास कुल ऊर्जा। ऑप्शन में आपका आंसर सही है, कुल ऊर्जा। ठीक है, यानी क्वथनांक पर एक द्रव अपने वाष्प से साम्यावस्था में है, समानता दोनों प्रावस्थाओं में स्थित अणुओं के बराबर होता है कुल ऊर्जा के। ठीक है, कुल ऊर्जा के देख लो जरा एक बार। चलिए ये हो जाएगा 96 नंबर में आते हैं अब डायरेक्ट। जो इंपॉर्टेंट है उसी को डील कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज तो आपको पता ही चल गया होगा कि 96 में क्या है, प्रकाशीय क्रियाशीलता अवनमन नहीं होगा। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंख गुण धर्म नहीं है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंख गुण धर्म नहीं है, बताओ। ये तो है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, आंसर हो जाएगा सही ये वाला। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन आते हैं, जल्दी जल्दी करो, अब समय कम है ना। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लोगे तो सही हो जाएगा। ठीक है, 68.4 हम लोग उसी समय रट लिए थे, आप लोग भी क्वेश्चन में मिले तो रट लो यार ये सब चीज़ को। 98 का, हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट है। 5% चीनी या केन शुगर है आपके पास और आइसोटोनिक है, 1% जल के साथ अनुभार कितना होगा। तो ये ऑप्शन आपको याद रखना 68। याद करने का तरीका बता दें क्या इसको 342 को आप 5 से भागा दे करके देखो एक बार शॉर्टकट तरीका से। 5 छका 30, ये 5 अठे 40, 5 अठे 40, 0 5 चौका 20, ये 68.4। कुछ नहीं करना है, ये केन शुगर जो आपका ये अनुभार दिया हुआ है इसको आप 5 से बस डिवाइड कर दो। ठीक है, आपके पास ये 68.4 आपका आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं। ये सब चीज कुछ कुछ हैं, कुछ कुछ ऐसा याद वाद करने वाला ऐसा नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और बात करते हैं। इतना अगर कर लिए तो आपका सॉल्यूशन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटेगा नहीं।